जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने डीएनए का एक नया वीडियो लेकर आए हैं और उस वीडियो की हेडिंग का नाम है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए का जो द्विकुंडलनीकार संरचना होती है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लैडर लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सीढ़ी नुमा संरचना। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की जो विचारधारा थी, ये सबसे पहले वैज्ञानिक वाटसन क्रिक विल्किंस एंड फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने 1953 में एक्सरे विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया था। मतलब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, द्विकुंडलनीकार जो संरचना होती है जिसको हम सीढ़ीनुमा संरचना कहते हैं, इसको प्रस्तुत किया था वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन ने 1953 में। और ये संरचना होती कैसी है, इस पूरे फिगर को समझने से पहले आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको बढ़िया समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। जैसे रस्सी अगर आप खोलें तो आप देखते होंगे कि एक रस्सी दूसरी रस्सी के ऊपर लिपटी हुई है। एक रस्सी दूसरी रस्सी के ऊपर लिपटी हुई है और जैसे एक रस्सी लिपटी है दूसरी पर, वैसे दूसरी पहली पर लिपटी रहती है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर इन वैज्ञानिकों ने दिया था। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस संरचना के आविष्कार के लिए इनको सन 1962 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, सन 1962 ईस्वी में। तो इसके बारे में, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखें। जैसा कि जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जनरली जो डीएनए होता है सिंगल, डबल, हम डीएनए आरएनए दोनों की बात कर लेते हैं। डीएनए हो आरएनए दोनों सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। लेकिन अब आपको बताएं, जैसे हम लोग हो गए या जो प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, जो एनिमल दिख रहे हैं, इनके अंदर जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और हम लोगों के अंदर जो आरएनए होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो हम लोग जो जीव हैं, हम लोगों के न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में होता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप केवल ध्यान में रखेंगे किस प्रकार से हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर ही इसका पूरा आज वीडियो बनेगा, इस स्ट्रक्चर पर ही। तो चलिए दिखाते हैं आपको स्ट्रक्चर कैसे बनता है।
स्ट्रक्चर बनाते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से एक रस्सी दूसरी रस्सी के ऊपर लिपट जाती है, सेम उसी प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। जैसे एक रस्सी का धागा ये हो गया, एक रस्सी का धागा ये हो गया, दो रस्सी के धागे एक दूसरे के ऊपर लिपटते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, एक आप रस्सी बनाते समय अगर आप ये पूरा दिखाते हैं इस तरीके से, मतलब एक रस्सी एक बार नीचे होगी, दूसरी बार ऊपर हो जाएगी, फिर एक बार नीचे होगी, दूसरी बार ऊपर हो जाएगी। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि ये रस्सी, ये वाली जो रस्सी है, ये जो स्टैंड है, ये इस समय ऊपर है। इसके बाद ये रस्सी आप देख रहे हैं ऊपर है, और ये जो रस्सी है इसके नीचे से आ रही है। ये जो रस्सी है इसके कहां से आ रही है, नीचे से आ रही है। अब ये एक बार ऊपर हो गई, यहां पर इसको फिर एक बार नीचे दिखाना है आपको। यहां ऊपर हो गई ये वाली रस्सी, रस्सी का जो स्टैंड, मतलब ये जो स्टैंड है एक बार ऊपर हो गई और एक बार यहां इसको नीचे होना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसको नीचे दिखाएं हम। यहां इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप खुद देख सकते हैं, एक बार ये रस्सी यहां ऊपर है और एक बार यहां ये रस्सी नीचे हो गई है। इस प्रकार से हम स्टैंड बना लेंगे। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, अभी पूरा नहीं बनाए हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉर्मली न्यूक्लियस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इस प्रकार से रहता है। और जब कोई एक दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो एंटी पैरेलल होते हैं कंडीशन में, अगर इसके पास आते हैं, दोनों एक दूसरे पर जैसे रस्सी एक दूसरे से लिपटती है, सेम टू सेम उसी प्रकार से लिपट जाते हैं। अब ये रस्सी एक दूसरे से लिपटी रहे कुछ समय तक, इसके लिए जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे यहाँ पर एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थाइमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, फिर एडेनिन हो गया। मान लीजिए पहले इस रस्सी पर दिखा रहे हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं। फिर मान लीजिए थाइमीन दिखा दिए, फिर गुआनिन दिखा दिए, फिर साइटोसिन दिखा दिए, फिर मान लीजिए थाइमीन मैंने दिखा दिया। अब इसके बाद फिर यहाँ पर एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गया, थाइमीन हो गया, साइटोसिन हो गया। इस प्रकार से आप जो है एक स्टैंड पर पहले नाइट्रोजन बेस जो 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि डीएनए जो बनता है ये 3 छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है। जैसे फास्फोरिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल बनता है, तीन मॉलिक्यूल मिलते हैं तो जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है। डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जोड़ करके डीएनए का जो एक चेन बनती है, जिसको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाम से जानते हैं। तो ये डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये भी डीएनए की एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एक दूसरे पर रस्सी की तरह अगर लिपट गए तो लिपटने के बाद
ये रस्सी एक दूसरे से पकड़े रहे, इसके लिए नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसके बारे में अभी हम आपको बता रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर कर बता लें हम। अब एडेनिन के सामने आपको जानते हैं थायमीन लगेगा, और गुआनिन के सामने साइटोसिन लगेगा, थायमीन के सामने एडेनिन लगेगा, एडेनिन और फिर साइटोसिन के सामने गुआनिन लगेगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है उसको आपको बनाना पड़ेगा, एडेनिन फिर थायमीन बनाना पड़ेगा। अब इसके सामने आप आ जाइए, यहाँ पर एडेनिन लिखना पड़ेगा आपको, और जी है तो आपको सी लिखना पड़ेगा, सी है तो जी लिखना पड़ेगा, और टी है तो आपको ए लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप सारे नाइट्रोजन बेस को दिखा सकते हैं। अब ए है तो यहाँ आपको टी लिखना पड़ेगा, फिर जी है तो आपको सी लिखना पड़ेगा, टी है तो आपको ए लिखना पड़ेगा, सी है तो आपको जी लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक बार मैं आपको बता दूं कि एडेनिन और थायमीन, गुआनिन और साइटोसिन, इनके बीच हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये दो जो नाइट्रोजन बेस स्टैंड में आप देख रहे हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जुड़ जाते हैं। इनके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और फिर इसके बाद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी डबल बनेगा, यहाँ पर ट्रिपल बन जाएगा, यहाँ पर आप ट्रिपल देख रहे हैं, फिर यहाँ पर डबल हो जाएगा, फिर यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। तो आप एक तरीके से डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने देखा। तो थोड़ा सा आपको ये बता दें कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन बेसों के बीच, जैसे एक आपका एक स्ट्रैंड डीएनए का ये हो गया और एक स्ट्रैंड डीएनए का आपका ये हो गया, ये दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जुड़ते हैं, और ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है जो नाइट्रोजन बेस के बीच प्रेजेंट है, ये सीढ़ी के डंडों की तरह दिखाई देते हैं। जैसे दो सीढ़ी के डंडे होते हैं, दो डंडे लगे होते हैं, और उन डंडों के बीच में एक दो लंबे डंडे होते हैं जो एक दूसरे के समांतर होते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे डंडे लगे होते हैं। तो छोटे छोटे जो डंडे होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन बेस के बीच, उसकी तरह कार्य करता है। और ये जो आप देख रहे हैं डीएनए का एक स्ट्रैंड, डीएनए का एक स्ट्रैंड, यानी दो स्ट्रैंड, ये सीढ़ी के दो बड़े डंडों की तरह व्यवहार करते हैं। तो और अब आप ध्यान दे लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी बताते हैं हम आपको। आपको पता होगा कि इन दोनों स्ट्रैंडों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब कुल मिलाकर इसका व्यास देखें, जैसे ये जो चीज आप देख रहे हैं ये वृत्ताकार माना जाता है, और वृत्ताकार है तो इसका अपना व्यास होगा, व्यास आप जानते हैं। और एक बात और आपको बताएं, ये जो आप हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं ना नाइट्रोजन बेस के बीच, इनके बॉन्ड की लंबाई होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 3.83 एंगस्ट्रॉम से 3.90 एंगस्ट्रॉम होती है। ये नाइट्रोजन बेसों के बीच, दो नाइट्रोजन बेस के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैं यहां लिख भी दे रहा हूं की लंबाई, दो नाइट्रोजन बेस के बीच चाहे जहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड हो, उनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई होती है 3.83 एंगस्ट्रॉम से 3.90 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपको यहां मैं बता दूं कि ये जो फिगर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना है, जिसको वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है, ये आपका डबल स्ट्रैंडेड बी डीएनए है।
बी डीएनए का स्ट्रक्चर है। और आपको बता दें कि ये राइट हैंडेड होता है, मतलब जो इसका एक स्टैंड दूसरे स्टैंड पर लिपटना शुरू करता है तो दाहिनी ओर से लिपटता है, दाहिनी ओर से लिपटता है, राइट हैंडेड, बाईं तरफ से नहीं। जैसे ये स्टैंड ऐसे बना है, ये स्टैंड ऐसे बना है, तो स्टैंड जो आपका राइट साइड का, जैसे राइट इस साइड में है तो राइट साइड में इस प्रकार से लिपटना शुरू करता है। पहले राइट साइड वाला लिपटता है लेफ्ट के ऊपर, तब जा करके एक दूसरे पर लिपटना शुरू करते हैं। तो राइट साइड में जो आपका डीएनए का स्टैंड है पहले वो लिपटना शुरू करता है। अब राइट आप समझ रहे हैं, राइट वाला, राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो राइट साइड का स्टैंड पहले लिपटना शुरू करता है। एक चीज और बता दें, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई हो गई। दूसरी बात, एक पूरे चक्र में जो नाइट्रोजन क्षारों की संख्या होती है, नाइट्रोजन बेस की संख्या होती है, आप देख लीजिए इस स्टैंड का एक नाइट्रोजन बेस, इस स्टैंड का एक नाइट्रोजन बेस, कुल मिलाकर के ये दो नाइट्रोजन बेस हो गए जिनको हम नाइट्रोजन बेस पेयर बोलेंगे। तो एक बेस पेयर ये हो गया, एक बेस पेयर ये हो गया, एक बेस पेयर ये हो गया, एक बेस पेयर हो गया। इस प्रकार से आपको बता दें कि एक चक्र में कुल 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, याद रखेंगे 10 पेयर नाइट्रोजन बेस होते हैं, 10 पेयर नाइट्रोजन बेस होते हैं, याद रखना है आपको। नाइट्रोजन बेस पेयर का मैं एक बार पुनः वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। दोनों स्टैंड के नाइट्रोजन बेस को काउंट करना है। एक स्टैंड ये हो, एक स्टैंड ये हो गया, इसका एक नाइट्रोजन बेस, इसका एक नाइट्रोजन बेस, इस समय 2 नाइट्रोजन बेस हो गए। ये मतलब एक नाइट्रोजन बेस का पेयर हो गया। ये और ये मिल करके एक नाइट्रोजन बेस पेयर बनाएंगे, ये और ये मिल करके एक नाइट्रोजन बेस पेयर बनाएंगे, ये और ये मिल करके एक नाइट्रोजन बेस पेयर बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक चक्र में 10 नाइट्रोजन बेस के पेयर होते हैं, इसको आपको याद रखना है। और इन जो आप न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं या तो आप नाइट्रोजन बेस देख रहे हैं, दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी होती है वह 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक चक्र में जो 10 पेयर नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनकी पूरी जो लेंथ है आप समझ सकते हैं कि 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और आपको एक चीज और बता दें, यहां पर आप बीचों बीच आप इसका एक्सिस बनाएंगे, बीचों बीच आप एक एक्सिस बनाएंगे, इसको इन दोनों चेनों की एक्सिस या कह सकते हैं डीएनए की एक्सिस है ये एक्सिस। और आपको एक बात और बताते हैं कि ये जो स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, सीढ़ी के जो बड़े डंडे टाइप के आप देख रहे हैं, इन डंडों में से किसी एक डंडे की बात करें, मतलब ये जो डीएनए का एक चेन देख रहे हैं, दूसरा चेन आप देख रहे हैं, ये चेन डीऑक्सीराइबोज फास्फेट चेन के नाम से जानी जाती है, डीऑक्सीराइबोज फास्फेट चेन के नाम से जानी जाती है, डीऑक्सीराइबोज फास्फेट बैकबोन भी आप कह सकते हैं, बैकबोन
तो आप एक बार इस स्ट्रक्चर के बारे में पुनः समझ लीजिए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ BDNA, या इसको हम लैडर लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। इसको वाटसन, क्रिक, विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया था सन 1953 में, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर प्रस्तुत करने के कारण इनको सन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से एक धागे आपस में एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। अगर कोई धागा मोटा है तो उसमें अगर दो धागे लिपटे हुए हैं, तो जिस प्रकार से एक मोटे धागे में दो धागे या कई धागे आपस में लिपटे रहते हैं, तो सेम उसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर DNA का होता है। इसमें होता क्या है कि एक DNA का स्टैंड दूसरे DNA के स्टैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से लिपटी होती है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक स्ट्रैंड 3' to 5' कंडीशन में या डायरेक्शन में लिपटा होता है, तो दूसरा 5' to 3' डायरेक्शन में लिपटा होता है। तो चलिए इसको बताते हैं हम आपको। अगर ये स्ट्रक्चर 3' to 5' है, तो ये वाला स्ट्रक्चर 5' to 3' डायरेक्शन में लिपटा होगा। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री चेन के नाम से जाने जाते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चेन के नाम से जाने जाते हैं। जब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे पर लिपटना शुरू करते हैं, तो उनके बीच जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने आपको बताया था, A सदैव T से जुड़ेगा और C या G सदैव G C से या C G से जुड़ेगा। तो इनके बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इनके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये बनता चला जाता है और एक दूसरे पर ये लिपटना शुरू कर देते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो व्यास होता है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और एक चक्र में कुल 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, जिनके बीच की कुल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और अगर 10 के बीच 34 एंगस्ट्रॉम है डिस्टेंस है, तो दो नाइट्रोजन बेस पेयर, इसके और इसके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। अब आपको एक चीज बताते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA और डबल स्टैंडर्ड DNA का मैंने पिछले वीडियो में वर्णन किया था। तो डबल स्टैंडर्ड DNA तो हर जीवों के लगभग न्यूक्लियस में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड DNA। लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड जो DNA होता है, ये किसी किसी में होता है। जैसे मैं यहां पे बता दूं, जैसे ई कॉलीफेज वायरस एस्चर्चिया कोलाई बोलेंगे, फेज कॉलीफेज, ये वायरस है। इसी प्रकार से एक 5x174 कॉलीफेज वायरस है। ई कॉलीफेज और 5x174 कॉलीफेज
इसको हम पूरा नाम S13 कॉलीफेज भी कहते हैं। S13 S13 कॉलीफेज और 5x174 कॉलीफेज, ये दो वायरस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, SS डीएनए पाया जाता है, SS डीएनए पाया जाता है। तो आपको इस प्रकार से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल और स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए तथ्यों के बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।